नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मंदिर का चंदा मांगने डकैत के पास जाएं तो क्या डकैती में से शामिल माना जाएगा? ये सवाल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने दिल्ली पुलिस से उस दौरान पूछा जब कोर्ट टूल किट मामले में गिरफ्तार पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि की जमानत पर सुनवाई चल रही थी। दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने टूल किट के जरिए देश विरोधी साजिश रचने के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने दिशा रवि को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। आज पटियाला हाउस कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई थी। कोर्ट अपना फैसला 23 फरवरी को सुनाएगा। इस मामले में दिशा रवि के साथ ही निकिता जैकब और शांतनु मुलुक को भी आरोपी बनाया गया है, लेकिन पुलिस ने केवल दिशा रवि को ही गिरफ्तार किया है। आज सुनवाई में दोनों सरकारी और बचाव पक्ष ने क्या क्या दलीलें दी और कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की, आपको विस्तार से इसे समझना चाहिए। देखिए। देश विरोधी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन उससे पहले सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस और दिशा रवि की तरफ से जो दलीलें रखी गईं, उसके आधार पर एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने दिल्ली पुलिस से कुछ तीखे सवाल भी पूछे। पहले आपको दिशा रवि के वकील एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल की दलीलें बताते हैं। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन भारत में बैन नहीं है। सवाल यह है कि क्या सड़कों पर उतरे लोग टूल किट की कॉपी जेब में रखकर आए थे? हिंसा के लिए टूल किट जिम्मेदार है, इसका कोई सबूत नहीं है। टूल किट के जरिए सिर्फ लोगों को आगे आने, मार्च में हिस्सा लेने और वापस घर जाने के लिए कहा गया था। अगर मैं लोगों को मार्च में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करूं, तो क्या ये देशद्रोह हो जाएगा? अगर मैं लोगों से कहूं कि आप किसी रैली में हिस्सा लीजिए, तो क्या ये मुझे आज देशद्रोही साबित कर देगा? टूल किट में लोगों को सरकारी दफ्तरों पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया, क्या ये देशद्रोह है? इसके बाद कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील एएसजी सूर्य प्रकाश वी राजू ने कोर्ट में दलीलें दी। उन्होंने कहा, टूल किट के पीछे साजिश साफ नजर आती है। आपको ऐसी साइटों पर ले जाया गया जो इंडियन आर्मी को बदनाम करती है। सरकारी वकील ने कहा कि केस ये नहीं कि दिशा रवि खालिस्तानी है, लेकिन उसके खालिस्तानियों से लिंक हैं। सरकारी वकील ने दलील दी कि दिशा रवि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की कथित तौर पर सदस्य हैं। उन्होंने एक ग्रुप बनाया किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के नाम पर। ऐसे में आरोपी के खिलाफ राजद्रोह का मामला बनता है। सरकारी वकील ने कहा कि दिशा रवि को पता था कि किस प्रकार लोगों को भ्रमित किया जा सकता है। हिंसा फैला रहे उपद्रवियों की जेब में टूल किट नहीं पाई गई, लेकिन वो उस टूल किट को पढ़कर आक्रोशित हुए थे। कई घंटों तक चली सुनवाई के दौरान सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकील के बीच लंबी बहसबाजी भी हुई। सरकारी वकील ने कहा कि दिशा रवि पुलिस से झूठ बोल रही हैं। अभी पुलिस को दूसरे आरोपियों के साथ दिशा का सामना करवाना है। फोन, लैपटॉप आदि से मिटाए गए मटेरियल को रिकवर करना है। दिशा रवि के वकील ने कहा, 5 दिन की कस्टडी में आप मुझे एक बार भी बेंगलुरु नहीं लेकर गए कि वहाँ कोई मोबाइल छिपा कर रखा गया है, लेकिन अदालत में आप ये कहते हैं कि दूसरे मोबाइल या लैपटॉप हो सकते हैं जिन्हें बरामद करना है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई कर रहे एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा दिल्ली पुलिस से कुछ सवाल पूछते। जज ने पूछा, ये चाय और योग वाले पॉइंट से आप असल में क्या कहना चाहते हैं? सरकारी वकील ने कहा, ये किट सिर्फ भारतीय योग और चाय को टारगेट नहीं करती, बल्कि भारत के सिंबल्स को भी टारगेट करती है। जज ने पूछा कि आखिर टूल किट है क्या? इसके जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि टूल किट के जरिए इंडिया गेट पर झंडा फहराने वाले के लिए लाखों का इनाम रखा गया। सरकारी वकील ने कहा कि यह संगठन किसान आंदोलन की आड़ में अपना मकसद साधने में लगा था। कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि आपने दिशा के खिलाफ क्या क्या मटेरियल एकत्र किया है, जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि दिशा रवि को लेकर दिल्ली पुलिस के पास पर्याप्त सामग्री है। दिशा रवि ने टूल किट में एडिट किया है। जज ने पूछा, ऐसे क्या सबूत हैं कि टूल किट का संबंध 26 जनवरी की हिंसा से है? सरकारी वकील ने कहा, अगर कोई खालिस्तानी समर्थक कहीं लिखकर हिंसा करने की प्लानिंग करता है और बाद में एकदम वैसा ही होता है तो शक तो होगा ही। फिलहाल इसकी जांच चल रही है। सरकारी वकील की दलीलों के बाद कोर्ट ने कहा कि तो बेसिकली ये टूल किट नहीं था, बल्कि एक मुखौटा था। जज ने कहा कि मान लीजिए मैं एक आंदोलन से जुड़ा हूँ और मैं कुछ लोगों से किसी इरादे के साथ मिलता हूँ, तो आप मेरे लिए एक ही इंटेंशन कैसे रख सकते हैं?
जज ने आगे कहा कि अगर मैं मंदिर दान के लिए किसी डकैत से संपर्क करता हूं, तो आप कैसे कहते हैं कि मैं डकैती में भी साथ हूं? जिसके बाद कोर्ट ने दिशा रवि की जमानत का फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना फैसला 23 फरवरी को सुनाएगी। दिशा रवि की जमानत अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में करीब 3 घंटे तक बहस चली। बहस पूरी होने के बाद जज ने फैसले के लिए मंगलवार का दिन तय किया है। आधार ये था कि क्या टूल किट ही 26 जनवरी की हिंसा की वजह था, क्या टूल किट ही वो डॉक्यूमेंट था जिसके बाद हिंसा हुई। देखना यह होगा कि दोनों पक्षों में से कौन अपनी बात सही तरीके से कोर्ट में रख पाया। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। दरअसल टूल किट का ये केस किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी की हिंसा से जुड़ा है, जिसको लेकर कई सवाल हैं, जिनके जवाब कोर्ट से मिलने की उम्मीद है। वैसे ये किसान आंदोलन जिस कृषि कानूनों के खिलाफ है, मोदी सरकार उन कानूनों को बार बार किसानों के हित में बता रही है और कह रही है कि किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। इसीलिए खुद प्रधानमंत्री मोदी भी किसानों के इस भ्रम को दूर करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। आज पीएम मोदी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल हुए। हालांकि ममता बनर्जी और अमरिंदर सिंह ने इस बैठक से किनारा कर लिया। इस बैठक के एजेंडे में देश के बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्र में विकास पर विचार विमर्श करना था, लेकिन पीएम मोदी का फोकस कृषि और किसानों पर रहा। मौका था नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक का, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल हुए, जिसमें पीएम मोदी ने देश के विकास की नीति पर मन की बात की। इस वर्ष के बजट पर जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है, चारों तरफ से एक नई आशा का वातावरण पैदा हुआ है, उसने जता दिया है कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। देश मन बना चुका है, देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता है और कुल मिलाकर के देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। समाज के सभी पीएम मोदी ने देश के मूड को भांपते हुए किसान आंदोलन पर सरकार का मूड स्पष्ट किया, क्योंकि पंजाब के किसानों ने अपना मूड क्लियर कर दिया। इसके अलावा नगर परिषद, नगर पंचायत और शहरी निकाय के चुनाव में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह कृषि कानून के खिलाफ किसानों का गुस्सा है। हमें भी ये देख कैसे देश का प्राइवेट सेक्टर देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्साह का, प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत में उतना ही अवसर भी देना है। अब रविवार यानी 21 फरवरी को गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर और भावनगर महानगर पालिका के चुनाव, जिसके बाद 28 फरवरी को 31 जिला पंचायत, 81 नगर पालिका और 231 तहसील पंचायतों के चुनाव होने हैं। जिसके पहले नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कृषि कानूनों का जिक्र किए बिना किसानों को गाइड करने की जरूरत पर जोर दिया। वैसे मोदी सरकार ने किसानों को मनाने और कृषि कानून की खूबियां गिनाने के लिए भी पिछले दिनों काफी प्रयोग किए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में बताया कि नए कृषि कानून के प्रचार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तकरीबन 7 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए हैं। इस पैसे से हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में नए कृषि कानूनों पर पब्लिसिटी अभियान चलाया गया। इसके अलावा कृषि मंत्रालय के किसान वेलफेयर विभाग ने भी 67 लाख रुपए 3 प्रमोशनल वीडियो और 2 एजुकेशनल वीडियो बनाने में खर्च किए, यानी लगभग 8 करोड़ रुपए नए कृषि कानून के प्रचार प्रसार में केंद्र सरकार खर्च कर चुकी है। लेकिन सरकार के ये भरसक प्रयास अभी तक तो फलीभूत होते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी बार बार लगातार किसानों को कृषि कानून के फायदों का एहसास करवाने में जुटे हैं। हमारे किसानों को
जरूरी आर्थिक संसाधन मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, आधुनिक टेक्नोलॉजी मिले, इसके लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। किसान आंदोलन जिस तरह लंबा खिंचता जा रहा है और किसान नेता टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे, उससे किसानों के मूड का पता चलता है। लेकिन मोदी सरकार का मूड भी क्लियर है। कृषि के अलावा और भी कई सेक्टर हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना है। किसानों के अलावा और भी बहुत लोग हैं जिनका सरकार को सम्मान करना है। हम कृषि प्रधान देश कहे जाएं, उसके बावजूद भी आज करीब 65-70 हजार करोड़ रुपया का खाद्य तेल हम बाहर से लाते हैं। ये हम बंद कर सकते हैं। हमारे किसानों के खाते में पैसा जा सकता है। ये पैसों का हकदार हमारा किसान है। लेकिन इसके लिए हमारी योजनाएं उस प्रकार से हमें बनानी होगी। हमने पिछले दिनों दालों में प्रयोग किया, उसमें सफलता मिली। अब दाम बाहर से लाने में, दालों को बाहर से लाने में खर्चा हमारा काफी कम हुआ है। ऐसी कई चीजें, कई खाद्य चीजें बिना कारण हमारे टेबल पर आज आ जाती है। हमारे देश के किसानों को ऐसी चीजों को उत्पादन में कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कई विषयों पर चर्चा की, लेकिन उनका फोकस कृषि और किसान पर भी था, क्योंकि पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों से बीजेपी को झटका लगा है। इसका एक इशारा तब मिला जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के नेताओं के साथ इस बारे में चर्चा की। बीजेपी का खुद का आकलन है कि किसान आंदोलन इन 3 राज्यों की 40 लोकसभा सीटों पर असर डाल सकता है। सूत्रों के मुताबिक तय हुआ है कि बीजेपी गांव-गांव में छोटी छोटी पंचायतें करेगी, चौपाल लगाएगी और खापों की नाराजगी दूर करने के लिए बड़े खाप नेताओं से भी बात करेगी। बीजेपी नेताओं को नए कृषि कानून पर जनता के बीच जागरूकता अभियान तेज करने के लिए भी कहा गया है। स्पष्ट है कि बीजेपी किसान आंदोलन से चिंतित है, लेकिन फिर भी कृषि कानूनों को लागू करने को लेकर अटल है। लेकिन इससे कांग्रेस को मौका मिल गया है और वो किसान आंदोलन को हाईजैक करने के मोड में आ गई है। एक तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से राजनीतिक फसल उगाई जा रही है, जिसके लिए आज प्रियंका गांधी मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान महापंचायत में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची थी। देश भर का किसान कह रहा है कि भाई प्रधानमंत्री जी, हमें ये आपका कानून नहीं चाहिए, वापस ले लीजिए इसको। तो वो वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? इस कानून को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? कि जब आप संकट में होंगे मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। जब आपको दुख लगेगा कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। जब आप संघर्ष करेंगे हम आपका संघर्ष उठाएंगे, हम आपके साथ संघर्ष करेंगे। कि आप पीछे मत हटिए, ये सरकार मजबूर होगी। कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों के खिलाफ यूपी के 27 जिलों में जय जवान जय किसान अभियान चला रही है, जिसका मकसद किसान महापंचायतों के जरिए कांग्रेस के लिए जनमत तैयार करना है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने के लिए लगातार किसान पंचायत कर रही हैं। उनके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी हैं। 90 दिनों से लाखों किसान इस देश की राजनीति में के बाहर, दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उस किसान को अपमानित किया गया, उसे जलील किया, उसे देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे सांसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलन जीवी कहा। किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है, जहां उसे सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 90 सीटें उन 19 जिलों में फैली हैं जो जाट बेल्ट कहलाती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तकरीबन 17% जाट रहते हैं, जिनका असर कम से कम 40 से 50 सीटों पर है।
हरियाणा की बात करें तो 90 में से 43 विधानसभा सीटों पर जाट वोट असर डालते हैं। इन सीटों पर जाट वोटरों की संख्या 30 से 60% है। ये 8 जिलों में फैले हैं। राजस्थान में जाट कुल आबादी के 9% है, जो 40 से लेकर 200 सीटों के वोट को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो राजस्थान में सचिन पायलट किसान आंदोलन को राजनीतिक दिशा देने में जुटे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस की महापंचायतों में भीड़ नहीं जुट रही। राजस्थान की मिट्टी से आवाज उठनी चाहिए कि केंद्र की सरकार जल्दबाजी में जबरदस्ती जो कानून बनाएगी उसके पूरे प्रदेश की जनता ने विरोध करके केंद्र की सरकार के घुटने टेकने होंगे। किसान आंदोलन अब अपना राजनीतिक असर दिखाने लगा है। ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह समझ रही है, लेकिन जताने से बच रही है। बीजेपी ने सोचा नहीं होगा कि किसान आंदोलन इतना लंबा खिंच जाएगा। मौसम बदलने लगा है, लेकिन किसानों के तेवर नहीं। गांव के लोग कह रहे कि आंदोलन चलेगा। जो मीडिया और सरकार ये कह रही कि 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा, किसानों की फसल कटाई हो जाएगी, तो किसानों ने कह दिया कि फसल की कटाई भी होगी, फसल को आधे रेट में भी देना पड़ा वो भी देंगे, जलाना पड़ा तो फसल को जलाएंगे भी, आंदोलन चलेगा। सरकार गलत फहमी में रहे, मैं उनकी भाषा बोल रहा हूं। अब बीजेपी को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पहले कृषि कानूनों की वजह से और अब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से। लेकिन फिलहाल बीजेपी दोनों ही मुद्दों पर पीछे हटने को तैयार नहीं। मुजफ्फरनगर से आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस किसान आंदोलन को हवा देने में जुटी है। वहीं दिल्ली सीमा पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन तो जारी रहेगा, जरूरत पड़ी तो किसान फसल जलाने से भी नहीं हिचकेंगे। यानी मौसम बदल रहा है, लेकिन राकेश टिकैत के तेवर नहीं। आपने कहा कि आप गुस्से में हैं इतने ज्यादा कि आखिर आंदोलन चलाने के लिए फसल तक जला देंगे, ये क्या बात है? गांव के लोग कह रहे कि आंदोलन चलेगा। जो मीडिया और सरकार ये कह रही कि 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा, किसानों की फसल कटाई हो जाएगी, तो किसानों ने कह दिया कि फसल की कटाई भी होगी, फसल को आधे रेट में भी देना पड़ा वो भी देंगे, जलाना पड़ा तो फसल को जलाएंगे भी, आंदोलन चलेगा। सरकार गलत फहमी में रहे, मैं उनकी भाषा बोल रहा था। लेकिन आप तो अन्नदाता है, सबका पेट भरते, आप कह रहे हैं कि फसल जला देंगे, तो क्या ये कहा है कि उसको अगर ज्यादा उसमें भी कटाई करनी पड़े मजदूर लगा के, तो किसान मजदूर से कटवाएगा उसको। नुकसान में भी काटनी पड़ी तो नुकसान में भी कटवाएगा, ये कहा है। कहीं ये दबाव है कि जो आंदोलन है वहाँ पर भीड़ कम हो रही है, तो उसको फसल के साथ साथ आंदोलन को चालू रखना एक बड़ी चुनौती बन रहा है। हाँ, बड़ी चुनौती है। क्या चुनौती है? क्योंकि फसल भी सिंगवानी है और आंदोलन भी चलाना है, बड़ी चुनौती है। तो क्या आप भी मानते हैं कि फसल की वजह से जो आंदोलन का जो रुख था, जो भीड़ थी, जो इसका अंदाज था वो बदल गया? कह रहा है किसानों को खेत में भी तो काम करना है ना, अपने किसानों को खेत में भी काम करना है। आंदोलन भी कैसे चलना है, भीड़ भी कम ना हो और आंदोलन भी चले, अपनी फसलें भी कटाई हो। एक फसल उसके सामने नहीं आएगी। सरकार अपनी गलतफहमी दिमाग में से निकाल दे कि 2 महीने में आंदोलन खत्म करवा देंगे हम। ये आंदोलन ना खत्म होगा। आंदोलन खत्म होगा किसानों के बिल वापसी से। आंदोलन खत्म होगा जब देश को एमएसपी मिल जाएगी उससे। अपने जो दिमाग के खुरापात कीड़े हैं ना, उसके जो कील कांटे हैं वो सरकार निकाल ले अपना। किसान को एक फसल की कुर्बानी देनी पड़ी तो एक फसल की कुर्बानी भी देगा। अच्छा, नरेश टिकैत साहब ने कहा कि जो बीजेपी वालों को बुलाएगा उनको 100 लोगों का घरों का खाना खिलाएगा। तो खाना तो खिलवाना ही पड़ेगा भाई। बीजेपी के बड़े नेता है, उनके साथ में 100 लोग आते हैं, तो ऐसे थोड़ा होगा कि 5 लोगों को खाना खिलवाएगा। जो उनका स्टाफ है वो है और आसपास के लोग हैं, तो भाई अब अगर बुलवाना है तो सबकी दावत कम से कम 100 लोग तो उनके साथ आते हैं। यही तो कहा उन्होंने। उसका गलत असर कैसे लेके चलेगा भाई? कोई भी किसी के घर पे जाएगा, हमको भी कोई बुलवाता है तो 50-100 लोग तो साथ जाते ही है ना, तो 100 लोगों का तो कम से कम खाना बनवावे, खाना खिलवाओ उनको। समोसे मिठाई की जरूरत नहीं। पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर राजस्थान में बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका के स्पेशल फोर्स बड़ा युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और इस युद्धाभ्यास की गर्जना से पाकिस्तान और उसके बॉस चीन दोनों की नींद
चौपट हो चुकी है। खासकर पाकिस्तान को भारत और अमेरिका की ये सामरिक दोस्ती अखर रही है। पाकिस्तान की परेशानी की वजह यह है कि अमेरिका अब पाकिस्तान की कीमत पर भारत से फौजी गठबंधन करने से पीछे नहीं हटता। लगातार दूसरे दिन भारतीय सेना और अमेरिकी फौज ने जबरदस्त युद्धाभ्यास किया है। दोनों देशों की सेना दुश्मन और आतंकी ठिकाने को ध्वस्त करने की अपनी अपनी युद्ध नीति को साझा कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में T-90 टैंक, अपाचे हेलीकॉप्टर, MiG-17 हेलीकॉप्टर के साथ ही साथ अमेरिकी सेना का व्हील आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल का इस्तेमाल भी किया गया है। आज के ऑपरेशन में ज्वाइंट फोर्स एयर ड्रॉप और एरिया डोमिनेट कर आतंकवादियों के ठिकाने को ध्वस्त किया गया। इस रिपोर्ट में दोनों सेना के इस ज्वाइंट ऑपरेशन का पूरा विश्लेषण आप देख सकेंगे। आग बरसाते T-90 टैंक, फायरिंग के बीच Mi-17 से एयर ड्रॉप होते कमांडो, दुश्मन पर BMP और अमेरिकी स्ट्राइकर ब्रिगेड की भीषण गोलीबारी। ये अमेरिकी और भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के जवानों का एक्शन है। नजरें दुश्मन पर, लक्ष्य हर टारगेट को ध्वस्त करने का। ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों सेना की टुकड़ियों को एक गांव में बसे टेरर कैंप को बर्बाद करना था। दोनों सेना के कमांडरों ने अपनी अपनी टुकड़ी को टारगेट समझाया। हर कदम फूंक फूंक कर उठाया जा रहा था। इंश्योर कर लीजिएगा प्लीज कि क्या क्या ड्रिल हमने किया हुआ है और उसमें क्या कमी पेशी है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई चोट? कोई रिपोर्ट? सबके बंदूक वगैरह ठीक है? साइटें वाइटें ठीक है? मैगजीन तो नहीं खोया? पक्का? दुर्गे माता की जय! दुर्गे माता की जय! दुर्गे माता की जय! Right, because we had the outer cordon, and then we were the inner cordon, so it means we should have all been facing in towards the village, and then everything behind us. ऑपरेशन शुरू होते ही आतंकियों के संभावित ठिकाने पर ज्वाइंट ट्रूप को 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप किया गया। जवानों के एयर ड्रॉप के दौरान सुरक्षा देते हुए आसमान में अपाचे हेलीकॉप्टर पोजीशन लिए हुए थे। मकसद ये था कि अगर एयर ड्रॉप के वक्त कोई हमला होता तो अपाचे से कवर फायर दिया जा सके। हम इस वक्त एक रियल टाइम बैटल सिचुएशन देख रहे हैं और ये Mi-17 हेलीकॉप्टर हैं जो रेगिस्तान के ऊपर उड़ के आए हैं और ट्रूप्स को यहाँ पे उतारेंगे। हम साथ में ये भी देख सकते हैं कि कैसे अपाची हेलीकॉप्टर, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर असिस्ट कर रहा है इनको। ये एक बहुत अहम एक्सरसाइज है क्योंकि जैसे ही ट्रूप्स नीचे आएंगे ये अपने टारगेट के पास जाएंगे और अपाची हेलीकॉप्टर इनकी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं और अगर जरूरत पड़े तो ये अपाची हेलीकॉप्टर जो कि कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं ये भी हमला कर सकते हैं। एयर ड्रॉप के चंद सेकंड के अंदर ही कमांडोज ने आतंकी कैंप के चारों तरफ पोजीशन ले लिया। अगले ही पल आसमान में भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाला चिनूक हेलीकॉप्टर नजर आया, जिसके जरिए कॉम्बैट एरिया में सैन्य वाहन को एयर ड्रॉप किया गया। एक बार एरिया डोमिनेशन का काम पूरा हुआ तो सेना टारगेट को पूरी तरह ध्वस्त करने में जुट गई। भारत की शान T-90 टैंक ने धुआंधार फायरिंग कर दुश्मन के कैंप में खलबली मचा दी। अमेरिकी सेना के आर्मर्ड व्हीकल और T-90 टैंक की डबल जोड़ी ने दुश्मन को घुटने पर ला दिया। भारतीय सेना का भरोसेमंद T-90 वही टैंक है जिसे हाल में चीन के साथ तनाव के बीच लद्दाख में भी तैनात किया गया था।
भारत और यूएस की आर्मी जो एक जॉइंट ऑपरेशन की एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक फाइनल असॉल्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। देख सकते हैं कि कैसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स भारतीय आर्मी की और साथ में ही T-90 टैंक्स भारतीय आर्मी के जो कि हाल ही में लद्दाख में भी डिप्लॉयड थे, किस तरह से ये ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। साथ में ही यूएस आर्मी की स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल भी है और दोनों ही सेनाओं की फोर्सेस यहाँ पे एक काउंटर टेरर, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन कर रहे हैं। बार बार T-90 टैंक से भी फायर किया जा रहा है और जो टारगेट है वो हिट किए जा रहे हैं। आतंकियों के कैंप में भारी गोलीबारी के बीच BMP और अमेरिकी आर्मर्ड व्हीकल ने आतंकियों के हाइडआउट पर धावा बोला। बख्तरबंद गाड़ियों से जवान आतंकियों के कैंप के अंदर दाखिल हुए और दहशतगर्दों को काबू में किया। खाली घरों और बंकरों में आग लगा दी गई। ऑपरेशन के बिल्कुल आखिर में आसमान में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ध्रुव ने मोर्चा संभाला और आतंकियों के ठिकानों पर हवा से गोलियां दागी। इस संयुक्त युद्धाभ्यास में भारतीय सेना की जम्मू कश्मीर राइफल्स हिस्सा ले रही है। वहीं अमेरिका ने अपने विख्यात स्ट्राइकर ब्रिगेड, जिसे घोस्ट ब्रिगेड भी कहा जाता है, उसको इस ऑपरेशन में भेजा है। दरअसल इस ब्रिगेड के ऑपरेशन इतने शांत और सटीक होते हैं कि इसीलिए इसका नाम घोस्ट ब्रिगेड पड़ गया है। एक्सरसाइज में कुल 500 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। दोनों सेनाओं के 250 सैनिक हैं। रियल टाइम काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज से युद्ध कौशल की क्षमताएं बढ़ाई जाती। ये संयुक्त एक्सरसाइज संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत आपसी पेशेवर सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। यह 16वां संस्करण एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का बहुत रोमांचकारी रहा है, जहां पर टेक्टिकल लेवल से लेकर पूरा कंबाइंड लेवल, ग्रुप लेवल तक की एक्सरसाइजेस का प्रशिक्षण किया गया है। दोनों आर्मीज विश्व की बेस्ट आर्मीज हैं, जिन्होंने साथ आकर यह बहुत ही सामंजस्य दिखाते हुए बहुत ही कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कोहेसिवनेस के साथ ये एक्सरसाइज की है। की टेक अवेज ये देखने के लिए विश्व के लिए कि भारतीय और यूएस आर्मी कंबाइंड किसी भी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है। 2003 and 4, while we were deployed in Iraq, the brigade gained a very positive reputation for its ability to quickly and quietly enter into insurgent strongholds and defeat the enemy and capture and destroy capture the insurgents and destroy the strongholds so quickly that the insurgents did not even know what happened. This is why we gained the name Ghost Brigade. भारत अमेरिका के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने वाली ये एक्सरसाइज हर साल होती है, लेकिन इस बार ये खास है। एक्सरसाइज ऐसे वक्त पर हुई है जब चीन की चुनौतियों से निपटने की जरूरत भारत के लिए बढ़ी है। चीन के साथ तनाव में अमेरिका ने खुलकर भारत का साथ दिया और अब संयुक्त युद्धाभ्यास। साफ है कि अमेरिका अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए भारत को अपनी और करीब लाना चाहता है। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच अब तक 16 बार ऐसे ज्वाइंट एक्सरसाइज हुए हैं। ये एक्सरसाइज एक साल भारत में होती है और फिर एक साल अमेरिका में। इस युद्धाभ्यास से भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों को संदेश दिया है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने से बाज आए। और अब बात पेट्रोल डीजल की। वैसे मूड ऑफ द नेशन क्या है, इसका अंदाजा लगाने के लिए आप अपने नजदीकी पेट्रोल पंप का भी दौरा कर सकते हैं, जहां दैनिक आधार पर बढ़ते तेल के दामों को देखकर जनता का मूड उखड़ा हुआ है। कई शहरों में पेट्रोल शतक लगा चुका है और कई जगह पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जनता नर्वस 90s की शिकार है। उधर विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है तो सरकार के मंत्री पूछ रहे हैं, तेल के दाम पर सवाल क्यों? क्या देश में विकास नहीं दिख रहा? इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट अगर करेगी तो कहाँ जनता जिएगी? पेट्रोल पे रेट बढ़ते ही राशन पे रेट बढ़ जाते हैं। इतना काम नहीं है, इतना पेट्रोल हो गया बहुत ज्यादा महंगा। लोगों को बहुत परेशानी, इतना महंगा कि सस्ते लोग कह रहे सस्ता करेंगे, कोई सस्ता नहीं हो रहा पेट्रोल का। अरे 50 रुपए में दुकान जाते अब 100 रुपए में जा रहे हैं दुकान, क्या करेगा आदमी? जमाना था जब लोग कहते थे
कि दिन दूर नहीं जब पेट्रोल डीजल के लिए 100 रुपए खर्च करते। अब वो दिन आ गया है, पेट्रोल पंप का घूमता मीटर 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े पर। लोगों की बेबस नजरें मीटर निहारती रहती है। पेट्रोल के बढ़ते भाव से घर के बजट का तेल निकलने लगा है। 12वें दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 58 पैसा हो गया है। वहीं डीजल भी पीछे पीछे 80 रुपए के पार चला गया है। दिल्ली में आज फिर पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे और डीजल की कीमत में 37 पैसे इजाफा हुआ। लोगों में नाराजगी है, आक्रोश है, बेबसी है। सारे भाव एक साथ उभरते हैं, पर करें तो करें। लग रहा है कि आदमी अब पानी से पेट्रोल बंद करके पानी से पैदल चलना पड़ेगा। पहले जितना था उससे बढ़ा ही जा रहे हैं। अब 100 पे पहुंच गया है करीबन, तो इसको थोड़ा कम करना चाहिए। पहले तो फुल करा लेते थे, आज 100 का डलवा रहे, आज 100 रुपए का डलवा रहे। इतना रेट बढ़ रहा है कि बात ही मत पूछो। सरकार खामोश है, वहीं विपक्ष की आवाज बुलंद हो गई। कांग्रेस ने आधे दिन तक मध्य प्रदेश बंद रखने का आह्वान किया। नेता सड़कों पर उतरे, कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। इंदौर के राजवाड़ा पर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने साइकिल की सवारी कर विरोध किया। कहीं दुकानें बंद थी, कहीं जबरन बंद कराने की कोशिश हुई तो बवाल मचा। भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीसी शर्मा पर बिना अनुमति प्रदर्शन और बाजार को बंद कराने का आरोप लगाया है। कांग्रेस कह रही है सरकार तेल के दाम बढ़ाकर जनता से वसूली कर रही है। ये खासियत है नरेंद्र मोदी जी की कि उन्होंने कोविड की आपदा को अवसर में बदल दिया और गरीब और आम आदमी की जेब से पैसा निकाल लिया। गाजियाबाद में कांग्रेस ने अर्थी निकालकर प्रदर्शन किया। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी ने ठेले पर मोटरसाइकिल रखकर विरोध किया। हापुड़ में एसपी कार्यकर्ता ट्रैक्टर खींचकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। कहा सरकार नाकामी छिपाने के लिए तेल से कमाई कर रही है। कहीं न कहीं जो सरकार का घाटा है, जो सरकार की नाकामी है, उस नाकामी को आंकड़ों में छिपाने के लिए आम जनता पर ये भार डाला गया है। याद रखिए, जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा होता है उसी समय महंगाई बढ़ जाती है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने तेल और रसोई गैस के बढ़े दाम को चुनावी मुद्दा बना लिया है। दक्षिण कोलकाता में टीएमसी ने प्रदर्शन कर बीजेपी पर वसूली करने का आरोप लगाया। अगले 3 दिन तक बंगाल में टीएमसी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। पेट्रोल डीजल 100 रुपया हो गया, गैस सिलेंडर 300 रुपया तक, मोदी अमल के 800 रुपया पहुंच गया। रान्ना घर में बहुत आग लग गया। इसके बारे में प्रोटेस्ट करना चाहिए। तेल के बढ़े दाम अब सियासी रंग ले चुका है। सरकार तेल के बढ़े दाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को जिम्मेदार मानती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से जब सवाल पूछे गए तो सुनिए क्या जवाब मिला। ये वैश्विक बाजार का मूल्य हम निर्धारण नहीं करते हैं और उसको हम नियंत्रित करने का काम अपने हिसाब से कर रहे हैं। और इतना सारा सब कुछ हो रहा है देश में, इतने कल्याण के काम हो रहे हैं, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि नहीं को। कांग्रेस और विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि 2014 की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल तेल के दाम कम होने के बावजूद राहत का स्वाद लोगों को नहीं मिला। दाम कम करने के बजाय बढ़ाए गए। सच तो ये भी है कि साल के बजट में सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा कर्ज से पूरा किया जाएगा। इसलिए तेल से होने वाली कमाई फिलहाल सरकार को अच्छी लग रही है, लेकिन आम आदमी इन कीमतों के बोझ में दबा जा रहा है। आज तक आगे बढ़ते हुए यहां आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान लोगों को उम्मीद थी कि बजट में सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाकर उन्हें राहत देगी। उम्मीद के मुताबिक एक्साइज ड्यूटी घटाई भी गई, लेकिन दाम फिर भी कम नहीं हुए, क्योंकि घटे उत्पाद शुल्क की जगह सेस आ गया है। 16 फरवरी के रेट के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत तब
89 रुपए 29 पैसे थी, तो इसमें तेल की बेसिक प्राइस सिर्फ 31 रुपए 82 पैसे, यानी आप 57 रुपए 47 पैसे टैक्स में दे रहे हैं। करीब 28 पैसे अन्य खर्च माना जा रहा है। वहीं एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 90 पैसे है। डीलर कमीशन की बात करें तो ये 3 रुपए 68 पैसे, वैट 20 रुपए 61 पैसे है। दिल्ली में डीजल की बात करें तो 16 फरवरी के रेट के मुताबिक जो प्रति लीटर 79 रुपए 70 पैसे थी, इसमें डीजल का बेसिक प्राइस सिर्फ 33 रुपए 46 पैसे, यानी 42 रुपए 24 पैसे टैक्स में जा रहे हैं। करीब 25 पैसे अन्य खर्च माना जा रहा है। वहीं एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए 80 पैसे है। डीलर कमीशन की बात करें तो ये 2 रुपए 51 पैसे है। वैट 11 रुपए 68 पैसे है। इन 3 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। जाहिर है एक्साइज ड्यूटी की हिस्सेदारी भी बढ़ गई होगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में 2019 में पेट्रोल की कुल कीमत में टैक्स की हिस्सेदारी 47% थी, जो 2020 में बढ़कर 60% हो गई है। एक बार फिर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ने सुखदेव पांसे ने कंगना रनौत पर विवादित टिप्पणी की है, जिन्होंने कंगना को निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ना महिलाओं की इज्जत, ना ही मर्यादा का ख्याल। मंत्री हो या नेता, महिलाओं की बात आती है तो सुनिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं की जुबान कैसे बिगड़ जाती है। कंगना जैसी नाचने गाने वाली एक महिला हमारे किसानों के स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंचाए, और उस स्वाभिमान की रक्षा के लिए यदि कांग्रेस खड़ी है तो पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करने की। कंगना रनौत को नाचने वाली बताने वाले ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे हैं। राज्य में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, लेकिन गलती इनकी भी नहीं है। जब राज्य के सीनियर नेताओं से जवाब मांगा जाता है तो अपने नेताओं पर कुछ बोलने की बजाय देखिए किस अंदाज में गंभीर मुद्दों का मजाक बना लेते हैं। कंगना कौन है? मुस्कान के साथ दिग्विजय सिंह का ये तंज बताता है कि महिलाओं को लेकर राज्य में कांग्रेस कितनी संजीदा है। आखिर दिग्विजय सिंह निंदा करें भी तो किस जुबान से? अक्सर महिलाओं को लेकर इनकी खुद की जुबान फिसल जाती है, जो मंच से महिलाओं को टंच माल कह जाते हैं। मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है, मैं भी पुराना जौहरी हूँ राजनीति के ऊपर। ये 100 टंच माल है। हालांकि सुखदेव की इस बदजुबानी का कंगना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कंगना ने ट्वीट किया, ये जो भी बेवकूफ है, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कोई दीपिका, कटरीना या आलिया नहीं हूँ। मैं अकेली ऐसी हूँ जिसने आइटम नंबर करने से मना कर दिया था। बड़े सितारों के साथ फिल्में नहीं की, पूरी बॉलीवुड की एक गैंग को अपने खिलाफ किया। मैं एक राजपूत महिला हूँ, नाचती नहीं हूँ, हड्डियाँ तोड़ती हूँ। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ मध्य प्रदेश में कंगना की फिल्म की शूटिंग को लेकर। किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत लगातार बयान दे रही है, जिसके बाद कांग्रेस बैतूल में कंगना की फिल्म की शूटिंग का विरोध करने पहुंची। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस घमासान के बीच कंगना शूटिंग के लिए बैतूल पहुंची, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कंगना पर यह विवादित टिप्पणी की। सुखदेव पांसे के बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई और कांग्रेस को घेरने लगी। कांग्रेस में तो वो नेता आगे बढ़ता है जो अपनी सांसद को टंचमाल कहता है। दिग्विजय सिंह जी ने मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल कहा था। कमलनाथ जी ने उनकी ही सरकार में मंत्री रही इमरती देवी को आइटम गर्ल कहा था। उस कांग्रेस से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? वो कांग्रेस लगातार
महिलाओं का अपमान करती रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है। और जिस प्रकार से कंगना रनावत जी के खिलाफ कांग्रेस के नेता ने टिप्पणी की है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के किसी नेता की मध्य प्रदेश में पहली बार जुबान फिसली हो। इससे पहले भी पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई नेता इमरती देवी को आइटम कह दिया था। तो वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने महिलाओं की उम्र को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। क्या उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या अरे भैया 18 साल की हो जाए, शादी करके अपने ससुराल में जाके सुखी रहे। वो उन्होंने नहीं साहब, हम पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, 21 साल उम्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसका लॉजिक है उसके पास। डॉक्टर बोलते हैं 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया 21। अब इस लिस्ट में कांग्रेस के एक और नेता का नाम जुड़ गया, लेकिन सवाल वही, आखिर कब तक महिलाओं के सम्मान के साथ नेता खिलवाड़ करते रहेंगे? आखिर ये सोच कब बदलेगी? आपसी मतभेद हो सकता है, लेकिन ये सोच कब बदलेगी? पिछले कई महीनों से कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। मध्य प्रदेश में भी जब से कंगना की फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है, वो कांग्रेस के निशाने पर है। कभी कंगना की फिल्म की शूटिंग रोकने की कोशिश होती है, तो कभी उन्हें लेकर आपत्तिजनक बयान दिए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विरोध का ये कौन सा तरीका है जिसमें नेता खुद ही कई बार भाषा की मर्यादा को तार तार कर देते हैं। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।